गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आपके चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में हेनरीज लॉ और उसके एप्लीकेशन पढ़े थे, और आज हम लोग सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, उससे रिलेटेड राउल्ट लॉ है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला टॉपिक है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसको पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। सॉल्युबिलिटी, किसी चीज़ को अगर मान लेते हैं हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल की मिक्स होने की रेट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। और साइंटिफिक डेफिनेशन इसकी ये है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये है आपकी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, सबसे पहले उनको हम क्लियर करेंगे। तो पहली हेडिंग है सॉल्युबिलिटी। The amount of solute dissolved in 100 gram of solvent at certain temperature and pressure। मतलब एट सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब क्या है कि अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में 100 ग्राम सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं और टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स होना चाहिए। अगर टेम्परेचर हम रेस कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। किसकी? सॉलिड की लिक्विड में। अगर हम गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। ध्यान रखना, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एनर्जाइज हो जाते हैं और एनर्जाइज होकर सरफेस को छोड़ देते हैं। चलिए, इसके बाद आता है एक टर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन हिंदी में बोलते हैं इसको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये होता है कि जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें सॉल्यूट डालते जाएं और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड हो गया है। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, नो मोर सॉल्यूट दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved are called saturated solution। यहाँ पे भी कंडीशन लगा देनी है, at certain temperature and pressure। at certain temperature and pressure। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो सॉल्यूशन में आपको काम देंगे। अब इसके बाद सॉल्युबिलिटी सॉलिड की लिक्विड में समझाने के लिए राउल्ट ने एक लॉ बनाया है, उसके बारे में ध्यान देते हैं कि सॉलिड पार्टिकल किस तरह से
सॉल्यूशन बना रहे हैं। सपोज दैट ये हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जो बना हुआ है वो सॉल्यूट से और लिक्विड सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ है। हमारा सॉल्यूशन जो बना है सॉलिड सॉल्यूट से और लिक्विड सॉल्वेंट से मिलके बना है। सिचुएशन ये है आपके पास, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विड हो गया। ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक। अब लिक्विड के अंदर टेंडेंसी क्या होती है, क्योंकि लिक्विड स्टेबल होगा, स्थायी होगा केवल 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, ठीक है। लिक्विड कब स्थायी होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर है या बिलो टेम्परेचर है, तो बिलो है तो क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा, और अगर ऊपर है तो उसका वेपराइजेशन होने लगेगा। वेपराइजेशन का मतलब उसके पार्टिकल्स एनर्जाइज होके सरफेस को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो अमूमन जो लिक्विड होता है, सपोज हमने वाटर लिया यहाँ पे, तो वाटर का स्टेबिलिटी टेम्परेचर 4 डिग्री होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर कितना होता है? 28 डिग्री सेंटीग्रेड। 28 डिग्री सेंटीग्रेड होने की वजह से क्या होता है कि हमारा पानी हमेशा कॉन्टिन्यूस वेपराइज होता रहता है, ठीक है। इसका पता अगर हम एक बाल्टी पानी भर के रख दें घर में और 2 दिन बाद देखें तो उस बाल्टी में पानी की लेयर थोड़ा नीचे चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो बाल्टी का पानी वेपर में कन्वर्ट होकर कम होते हैं, ठीक है। तो जब सपोज दैट ये वाटर है और वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से वेपराइज हो रहे हैं, ये इनके क्या है? वेपर है। ये क्या है? वेपर। अब जब ये सरफेस के ऊपर इकट्ठा होते हैं तो वेपर के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं, और उस कोलिजन के दौरान इसके सरफेस में एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर, ठीक। तो सरफेस में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपराइज्ड होने के दौरान वो लिक्विड के सरफेस में एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि जब हमने इसमें सॉलिड सॉल्यूट, सपोज दैट हमने शुगर सोल्यूशन बनाया, पानी में शक्कर घोल दी, ठीक है। तो शक्कर तो वेपराइज होगी नहीं, शक्कर के पार्टिकल्स आपके वेपर में कन्वर्ट होंगे नहीं, तो क्या होगा? केवल वाटर के पार्टिकल्स ही वेपर में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि शक्कर तो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर टेंडेंसी नहीं होती वेपराइजेशन होने की, वो स्टेबल होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं? सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ये आपके क्या हैं? सॉलिड पार्टिकल्स हैं। और ये जो छोटे हैं वो लिक्विड पार्टिकल्स हैं। ये हमारा सॉल्यूशन बन गया है। सॉल्यूशन के सरफेस में सॉलिड के पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे और लिक्विड के पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन पहले जितना एरिया ओपन था उतना लिक्विड का एरिया ओपन नहीं होगा। क्लियर? इस सिचुएशन में क्या होगा कि सॉलिड के पार्टिकल सरफेस के एरिया को कवर कर लेते हैं, तो पहले जितनी वेपराइज हो रही थी उससे कम वेपर वेपराइज होगी, और इस समय जो इसमें प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन का प्रेशर P होगा, क्योंकि ये प्योर लिक्विड है तो इसमें पार्शियल प्रेशर मानते हैं इसको P0, ठीक है। ये प्रेशर क्या होगा? P होगा, और ये क्या होगा? P0 होगा। P0 बेसिकली जब भी P0 की बात आए तो समझ लो प्योर की बात आ रही है, प्योर सब्सटेंस, प्योर लिक्विड या प्योर चीजें हैं। तो P0 ऐसे हम लोग पढ़ेंगे T0, TF0, TB0, तो वो मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? वो प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम P की बात कर रहे हैं तो वो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखा कि जब ये लिक्विड ज्यादा था, प्योर लिक्विड था, तो ज्यादा वेपर वेपराइज हो रहे थे, तो इसका प्रेशर ज्यादा पड़ रहा था।
लिक्विड में। और जब हमने सॉलिड इसमें मिक्स कर दिया है, इसको सोल्यूशन बना दिया है, तो सॉलिड सब्सटेंस ने इसके सरफेस के एरिया को कवर कर लिया है और एरिया को कवर करने के वजह से इसमें प्रेशर भी इसका कम हो गया है। अब इसमें प्रेशर कितना कम हुआ है वो देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर हम इसमें रिलेटिव लोअरिंग निकालें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो कितना हुआ? ज्यादा प्रेशर में हम कम प्रेशर को माइनस कर दें तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगा। अगर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का वजन जो है 60 किलो है, एक का 40 किलो है, तो दोनों में कितने वजन का अंतर हुआ तो हम 60 वाले में से ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देते हैं। तो वैसे ही जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसमें निकालेंगे प्योर लिक्विड से सोल्यूशन में, तो क्या होगा? तो ज़्यादा किसका है? ज़्यादा है हमारा P नॉट और कम क्या है? P। तो रिलेटिव लोअरिंग हमारा आ जाएगा P नॉट माइनस P। अब यहीं पे राउल्ट एक साइंटिस्ट हुए हैं और राउल्ट ने यहाँ पे एक अपना लॉ दे दिया है। वो लॉ क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। राउल्ट ने बताया, सबसे पहले हम लोग राउल्ट ला लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू राउल्ट का द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड of liquid solution is directly proportional to the mole fraction of solute। ये राउल्ट ने कहा P इज प्रोपोर्शनल टू दी x या P इक्वल टू P नॉट x, वेयर P नॉट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सब्सटेंस। क्लियर? ये आपका राउल्ट लॉ है। राउल्ट लॉ ये कहता है, हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड, और सॉलिड जब डिजॉल्व किया गया है लिक्विड में तो उसमें रिलेटिव लोअरिंग कितना होता है। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, द वेपर pressure of liquid solution is directly proportional to the mole fraction of solute, P proportional to x या P equal to P naught x। P naught क्या है? P naught एक कांस्टेंट है, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है। अगर बात करें वाटर का P naught कितना होता है? वाटर का P naught होता है 1.103 बार। क्लियर? इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, the relative lowering of vapor pressure
is directly proportional to the mole fraction. मतलब P naught minus P mole fraction of solute. It is directly proportional to XA. A क्या है? हमने जैसे सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व किया है तो A हमारा सॉलिड हो गया और B हमारा लिक्विड हो गया। तो A का जो मोल फ्रैक्शन होगा, सॉलिड का मोल फ्रैक्शन होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा सॉलिड आप डिजॉल्व करोगे उतना ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में डिफरेंस आएगा। क्लियर? इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इक्वलिटी में चेंज करेंगे, P नॉट माइनस P इक्वल टू P नॉट इंटू XA। P नॉट क्या है? P नॉट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, या इसी को हम लिख सकते हैं P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू XA। यहाँ पे जब भी कभी क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल हो या न्यूमेरिकल में रिलेटिव लोअरिंग की बात कर रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप फाइंड आउट करिए, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में ये पूरा टर्म आपको निकालना है। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? अगर बात करें कि इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, तो पूरा टर्म आपको निकालना है, तब आपका जवाब कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा और एलिब्रेट करते हैं और इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, और उसके बाद हमारा फंडामेंटल क्लियर होगा। सपोज दैट A solute dissolve in B solvent, तो A के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे Na और B के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे Nb। तो मोल फ्रैक्शन XA हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। क्लियर? अगर यहाँ पे हम डिनोमिनेटर के Na को लेसर देन 1 मान लें, तो हम XA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Na अपॉन Nb। और Na क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A का जो फॉर्मूला होता है वो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। ऐसे ही B का गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं WA इंटू MA अपॉन MA इंटू यहाँ पे W लिख देते हैं। तो XC की जगह यहाँ पे हम उठा के वो टर्म्स रख देंगे। ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू WA इंटू MB अपॉन MA इंटू WB। दिस इज योर relative loading of vapor pressure of solid when solid is dissolved in a liquid and they form solid liquid solution. Clear? Now next topic है, suppose that अगर हम लिक्विड के सोल्यूशन को हम बना रहे हैं, ठीक है? अगर सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सॉल्वेबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेबिलिटी ऑफ लिक्विड
liquid solution. सपोज दैट हमारे पास दो लिक्विड हैं, एक लिक्विड हो गया हमारा A और दूसरा हो गया B, और इस लिक्विड पे जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या हो गया PA0, और इसका पार्शियल प्रेशर हो गया PB0। इस पे जो लिक्विड प्रेशर डालना है, ठीक है। तो इस पे जो टोटल प्रेशर होगा P इक्वल टू PA0 XA, और इस पे जो टोटल प्रेशर होगा PA इक्वल टू PB इक्वल टू PB0 XB। क्लियर? यहाँ पे इस सॉल्यूशन पे टोटल प्रेशर PA इक्वल टू PA0 XA, ये दोनों किसके लॉ है अकॉर्डिंग टू राउंड। क्लियर? PA इक्वल टू PA0 XA एंड PB इक्वल टू PB0 XA। अगर हम इन दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाते हैं, ये सोल्यूशन क्या है AB सोल्यूशन है, तो इसमें जो प्रेशर होगा वो P टोटल होगा, वो क्या होगा PA प्लस PB। क्लियर? तो P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, और PA और PB की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख देना है, PA0 XA प्लस PB0 XB। इसके बाद हमें ये भी पता है किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं उनका टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब सिंस वी नो दैट XA प्लस XB इक्वल टू 1, XB इक्वल टू 1 माइनस XA। XB की जगह यहाँ पे XB की जगह ये वैल्यू उठा के हमको रख देनी है, PA0 XA प्लस PB0 1 माइनस XA PA0 XA प्लस PB0 माइनस PB0 XA। क्लियर? इसी से हम कॉमन लेते हैं, x से कॉमन ले लेंगे तो PB0 प्लस XA ब्रैकेट में आ जाएगा PA0 माइनस PB0। तो दोनों लिक्विड के सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो PB0 प्लस XA इंटू PA0 माइनस PB0। इसका मतलब कंफ्यूजन क्या निकला, तो यहाँ पे पहले इसको लिख लीजिए, न्यूमेरिकल्स लगाने में आपके काम आएगा। P टोटल इक्वल टू PB0 प्लस XA इंटू PA0 माइनस PB0। ये आपका फॉर्मुलेशन हो गया न्यूमेरिकल के लिए। यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पे आपका कंक्लूजन क्या निकला, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ XA है और XB भी होता तो क्या होता, टोटल प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। लेकिन यहाँ पे सिर्फ A है, A का मोल फ्रैक्शन है, तो मतलब वन कंपोनेंट। मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि टोटल प्रेशर ऑफ द लिक्विड is directly proportional to the mole fraction
कौन है। अगर वहां से हमने कन्वर्ट किया था, जहां पे हमने कन्वर्ट किया था एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, अगर हम एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी लेते तो यहाँ पे टर्म्स किसका किस में आता है, एक्स बी के टर्म्स में आता। मतलब किसी एक का या तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो, किसी एक के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं है तो टोटल प्रेशर of liquid does not affected by temperature। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकला, ये राउल्ट के जो हमने दोनों रिलेटिव लोअरिंग पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए होता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब जो एक ही अवस्था में रहे, जैसे लिक्विड है, लिक्विड तो वेपराइज होके उस लिक्विड स्टेट से गैसेज स्टेट में चेंज हो जाता है, लेकिन सॉलिड में टेंडेंसी नहीं होती वेपराइज होने की अपने स्टेज को चेंज करने के लिए, वो अपरिवर्तनशील है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो हमेशा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब भी कभी पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है, नॉन वोलेटाइल। अगर क्वेश्चन में कह रहा है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कह रहा है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, अगर ये बोल रहा है तो तुरंत आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर, नो कंफ्यूजन। अगर टोटल प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पूछे तो आपको क्या लगाना है, वोलेटाइल सब्सटेंस। या न्यूमेरिकल में अगर कह देता है कि वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल मतलब दोनों परिवर्तनशील हैं, तो उस सिचुएशन में टोटल वेपर प्रेशर का दूसरा नंबर का फार्मूला लगाओगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे टोटल वेपर प्रेशर के लिए। ठीक है, और अगर वोलेटाइल दिया हुआ है, नॉन वोलेटाइल दिया गया है, तो रिलेटिव लोअरिंग का फार्मूला लगाओगे। आई होप राउल्ट लॉ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो है आपका आइडियल सॉल्यूशन और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यूस वीडियो देखते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। हैव अ गुड डे।